तो दोनों सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन पेच यहां पर यह फंसा हुआ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो उनकी पत्नी है, कांग्रेस पार्टी से हैं। अब सवाल यह है कि वो अपने पति का साथ देंगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ इस उपचुनाव में देंगी, या जिस पार्टी से वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वहीं पर रहकर पार्टी को सपोर्ट करेंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। जय सिंह रावत जी, पहले आपका एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं और इसमें एक एंगल आ गया है राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी का, आपको क्या लग रहा है कि जो दल बदल की राजनीति पिछले कुछ समय में हुई है, इस बार किसका साथ देने वाली हैं रजनी भंडारी? ऐसा है, जो दल बदल का कानून है अभी तक तो मुझे लगता है वो जिला पंचायत पर लागू नहीं होता वो, है ना। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अपना पति का प्रचार करती भी है तो उसमें कोई उनको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और अगर वो प्रचार नहीं भी करती हैं तो राजेंद्र भंडारी अपने आप में सक्षम है, मतलब उसका बहुत ज्यादा। आज भी मुझे गोपेश्वर में कहीं वो रजनी भंडारी जी नजर नहीं आई, तो इस सभा में हो सकता है पीछे से कहीं पर बैठी हो, वो वाली बात है। लेकिन वहां जो समस्या है कि पत्नी की समस्या नहीं है, वहां भाई की समस्या होगी जी। वो अड़े हुए हैं बीरेंद्रपाल सिंह भंडारी, वो लगभग उन्हीं के कजनी हैं नेल गांव के। और दिक्कत ये हो रही है कि उन्होंने भी निर्दलीय के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर खरीदा हुआ है और पोखरी ब्लॉक में बीरेंद्रपाल सिंह भंडारी बीजेपी के दमदार नेता माने जाते हैं। एक बात हुई है। दूसरा यह है कि उनके खिलाफ राजेंद्र भंडारी को डैमेज करने के लिए उनके भाई को तोड़ा गया था। भाई मतलब गांव के भाई हैं, वो एक ही उसमें बिरादरी के हैं, तो भाई मान लेंगे। तो इसीलिए बीजेपी ने उनको तोड़ा था कि भाई आप कम से कम घर का वेदी जो है उसको नुकसान पहुंचाए जब ये कांग्रेस में थे राजेंद्र भंडारी। तो इसलिए उनका बीरेंद्रपाल भंडारी का आपने इस्तेमाल किया। लेकिन अब राजनीति में स्थायी न दोस्त होता है न दुश्मन होता है जी। अब वो खुद बीजेपी में चले गए। अब बीरेंद्रपाल भंडारी का समस्या ये है कि क्या करें भाई, उसके भाई पार्टी के लिए तो उन्होंने भाई से भी दुश्मनी ली, साथ परिवार में भी वो हुआ जी। अब उस वजह से उस जेब को उस तैश में आके उन्होंने खरीद तो लिया है, लेकिन अभी दाखिल नॉमिनेशन उनका हुआ नहीं। अब देखना है कल क्या करते हैं, वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक वो अड़े हुए हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि वो आक्रोश है अपनी पार्टी के लिए। पार्टी की मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी भी देखिए ना, राजनीति है, बिल्कुल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए तो होती है जी। पार्टी की मजबूरी है कि राजेंद्र भंडारी जिताऊ कैंडिडेट है, बहुत दमदार कैंडिडेट है, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए क्योंकि लोकसभा में देखिए एक माहौल बनता है कि साहब इसने कांग्रेस छोड़ दी, उसने भी कांग्रेस छोड़ दी, विधायकों ने जीती हुई छोड़ दी, उसे एक माहौल बनता है, एक टेम्पो बनता है। बीजेपी के लिए टेम्पो बना जब राजेंद्र भंडारी ने, भले उनको उसमें ज्यादा वोटों का असर नहीं पड़ा, लेकिन तो असर तो बाकी तो नैरेटिव तो बना ही भाई, बिल्कुल लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, विधायक भी छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उस वक्त राजेंद्र भंडारी ने उनका साथ दिया, इसलिए उनको टिकट भी मिला। टिकट इसलिए मिला कि इस समय भाई जो उन्होंने पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट को तो हराया था महेंद्र भट्ट को 2200 वोटों से तो हराया था, तो अपने आप में दमदार है। तो पत्नी उनका प्रचार करे या न करे, उनको मुझे नहीं लगता उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सत्यवीर जी क्या कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि जय सिंह रावत जी ने कह दिया कि पत्नी का पता नहीं, लेकिन भाई एक पॉसिबल चुनौती हो सकते हैं राजेंद्र सिंह भंडारी के सामने, आपको क्या लगता है? दिव्या दर्शनी जी, आपके दर्शकों को स्पष्ट तौर से बता दूं और सुनिश्चित भी कर देता हूं कि उत्तराखंड का आप 2017 से ट्रैक उठा के देख लीजिए। हमारे पार्टी के संगठन के आधार पर, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर, जिस प्रकार का परिश्रम उन्होंने 2017 से उत्तराखंड के अंदर दिखाया विभिन्न चुनावों में, चाहे वो पंचायत के चुनाव, चाहे नगर निगम के चुनाव या राज्य में सत्ता लाने के लिए चुनाव, उसमें जिस प्रकार का हमारे संगठन ने काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का परिश्रम किया, उसका ही प्रतिफल है कि 2017 के अभी तक के आप जितने भी उदाहरण देखोगे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी में सफलता प्राप्त करी।
हम उपचुनाव को लेकर, बद्रीनाथ के उपचुनाव और मंगलौर के उपचुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं, आपके दर्शकों को थोड़ा बताना चाहता हूं। इससे पहले भी अभी अगर हम 2022 के जब चुनाव होते हैं, उसके बाद सबसे पहले चंपावत का उपचुनाव होता है, उसमें भी हम देख लीजिए, हम 95 या 96% से अधिक हमको वोट मिला। उसके बाद हमारे एक बहुत ही अच्छे मंत्री और कई वर्षों से वो क्षेत्र की सेवा कर रहे थे, बागेश्वर से चंदन रामदास जी, उनका स्वर्गवास होता है। उसके बाद उपचुनाव होता है, वहां को भी हमको सफलता मिलती है। और यहाँ पर भी मैं आपको पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कार्यों को उत्तराखंड में गति दी है, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को आगे लाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, और रोजगार को जिस प्रकार से उन्होंने बहुत तेज गति से, चाहे प्राइवेट सेक्टर का रोजगार हो, चाहे सरकारी सेक्टर का रोजगार हो, और यही नहीं, महंगाई पे जिस प्रकार से काबू उत्तराखंड के किया गया, वो अपने आप में इस चुनाव में आपको, वैसे तो अभी आप देखोगे कि अभी ताजा हमारे लोकसभा के चुनाव हमारे संपन्न हुए हैं। हमने विश्लेषण किया, हमारी पार्टी ने समीक्षा करी कि हम जो पिछले इससे 2019 में किस प्रकार के परिणाम थे, 2024 में किस प्रकार के परिणाम है, और 2022 में हम कितनी सीटों पर जीते थे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम कितनी विधानसभाओं में आगे रहे हैं। तो 2022 में हम 47 पे रहे थे, और 2024 में हम अगर देखें तो हम 60 से अधिक सीटों पे विधानसभाओं में आगे रहे। ये उपचुनाव में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा उत्तराखंड के अंदर नहीं बचा है, क्योंकि मैंने आपको बताया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं की सुरक्षा में, या पूरे प्रदेश की सुरक्षा में, या इंफ्रास्ट्रक्चर में, या निवेश में, या कनेक्टिविटी में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या आपकी रेलवे की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और धामी जी की सरकार ने बहुत ही उत्तम काम किया है। और उसी का परिणाम है कि 2024 में हमने लगातार ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। और ये भी नहीं कहूंगा, हम कभी भी नहीं डरते हैं कि किस प्रकार से परिणाम आते हैं। हम केवल, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक मुझे बहुत अच्छी पंक्तियां लगती है, जो कहते थे कि वो कई बार कहा भी करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, कुछ भी हो हार मानूंगा नहीं। इस प्रकार का हमारे संगठन का पूरा हमारा निर्माण हुआ है। तो हम चुनाव को, हम तो आए तो नहीं कि चुनाव आज आ गए तो हम आज परिश्रम करने बैठ गए। हम पूरे 5 वर्ष परिश्रम करते, संगठन के बल पे भी और सरकार के बल पर भी। उसी प्रकार से हमारी आगे आप 2024 के चुनाव में भी देखा होगा कि हमारे जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भी सरकार, उड़ीसा में हमने पहली बार सरकार बनाई, तो तमाम वो है कि इसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु का कोई विषय नहीं, किसी को कोई शंका और दुविधा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में बहुत ही ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। ठीक है आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर समस्या ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी की पत्नी है, वो आपकी पार्टी में है। राजेंद्र भंडारी अभी आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो वहां से कैंडिडेट हैं। क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? देखिए, पहले तो मैं मेरे भाई सत्यवीर भी आप पर कहूंगा, जो उन्होंने कहा डरते नहीं, ये बात तो सच है। ये झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं डरते। अभी कैसे बता रहे थे, बड़ा महंगाई कम कर दी इन्होंने। क्या महंगाई कम कर दी? अभी आंकड़े आए हैं कि सब्जी अनाज सबके रेट बढ़ गए। ये कह रहे महंगाई कम कर दी, खुद ही सपने देख रहे हैं। ये सपना देखते हैं रात को कि आज महंगाई कम हो गई। कहाँ महंगाई कम हो गई बताएं आप मुझे। ये कह रहे हैं धामी जी के नेतृत्व में बड़ा गजब हो गया, धामी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे धामी जी तो वो है जो हारे हुए खिलाड़ी है। धामी जी तो अपनी सीट पर हार गए थे, वो तो मोदी जी के नाम पर जीते, और आप कह रहे हैं कि धामी जी तो बस कलाकार है। देखिए, धामी जी एक हारे हुए नेता हैं, और वो दूसरी बार धन बल हर तरीके का प्रयोग और मोदी फैक्टर का प्रयोग करके जीते हुए। नहीं तो धामी जी को जनता ने विधायक के लायक नहीं समझा, ये आप समझ लीजिएगा। आप कह रहे हैं, अब रजनी भंडारी की बात हम लोग कर रहे हैं और राजेंद्र भंडारी जी की बात कर रहे हैं। रजनी भंडारी के साथ दो बातें हैं उनके साथ। एक तरफ पति धर्म है जो उन्हें निभाना है, और एक तरफ पार्टी धर्म है जो उन्हें निभाना है। ये उनको सोचना है कौन सा धर्म निभाना चाहेंगे, ये उनके ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि अगर आप उनके पति वहां चले गए तो उनको भी निष्कासित कर दे। ये काम हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हम देखेंगे निश्चित कौन सा धर्म वो निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे पार्टी जरूर विचार करेगी। और देखिए, राजनीतिक एक अलग चीज है। आप देखें, जब इनके राजेंद्र भंडारी के भाई जब ये कांग्रेस में रहे तो भाजपा में रहे, आज ये भाजपा में चले गए तो निर्दलीय आ गए। तो राजनीति में विचारधाराएं होती है, अपनी विचारधाराओं से लोग जुड़ते हैं और अपना एक अलग सम्मान मिलता है। मुझे लगता है रजनी भंडारी का एक अपना सम्मान होगा और इनका एक अपना सम्मान होगा। राजेंद्र भंडारी का मुख्यमंत्री, एक विधायक के तौर पर इन्हें सम्मान मिलता होगा, अलग लोग होंगे इनके
रुपए फॉलोअर होंगे और शायद रजनी भंडारी के अलग होंगे। लेकिन ये चिंता का विषय उनके लिए है कि उन्हें कौन सा धर्म निभाना चाहिए। पार्टी ने जिनको इस लायक बनाया, जिनका नाम आज ले पा रहे हैं हम लोग, क्या वो धर्म निभाएं या पति धर्म निभाएं, ये उनके ऊपर है। आज की डेट पे हमारी स्थिति ये बद्रीनाथ विधानसभा में बहुत अच्छी है। आप देखिए बद्रीनाथ विधानसभा में जरूर निश्चित राजेंद्र भंडारी अच्छे नेता थे और है भी, हम गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो दल बदल की राजनीति करी उससे जनता के मन में ये आया, जो भंडारी कल तक हमारे लिए लड़ रहा था, जोशी मठ के लिए गड्ढे पड़ गए थे, क्या हाल हो गया था जोशी मठ का, उनके मुआवजे के लिए लड़ रहा था, उनके लिए लड़ रहा था, उनके दिन रात एक था और बीजेपी को गलियाता था। आज वही बीजेपी के प्रवक्ता, वही बीजेपी के सीएम, वही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वो कह रहे यही है जो भाजपा की नैया पार लगा सकते हैं, नहीं तो भाजपा की नैया पार ही ना लगती। तो उन्हें इतना विश्वास हो गया। लेकिन देखिए अपने पर्सनल वोट बैंक से नहीं, कांग्रेस के वोट बैंक से भी जीते हैं और निश्चित जनता सबक सिखाएगी। अगर आप गए, आपने क्या बार्गेनिंग की, क्या हुआ ये आप जाने, लेकिन जनता ये देखेगी जनता को क्या मिला, जनता को क्या मिला। जो आदमी कल तक उन्हीं मुद्दों पे खड़ा था आज उनके साथ खड़ा है या नहीं, ये जवाब जनता को देना है। ठीक है, दीपक रावत जी, आपको क्या लग रहा है इस परिस्थिति में? बहुत ही रोचक चुनाव इस बार का उपचुनाव जो होना है बद्रीनाथ का, ये इस प्रदेश के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है और बहुत ही अच्छा एक चुनाव होने वाला है। अब यहाँ की जनता जो बद्रीनाथ की है उसको वो किस तरह की राजनीति इस प्रदेश में चाहती है, ये उसे निश्चित करना है, ये उसे निर्णय लेना है। आप दल बदल की वो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 24 वर्षों में इस प्रदेश को दे रखी है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस प्रदेश में अगर दल बदल की राजनीति को किसी ने पोषित किया है, जिसको बढ़ाया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी का परिणाम है कि बद्रीनाथ सीट में आज उपचुनाव हो रहा है। अब ये वहां की जनता को ये निर्णय लेना है कि वो दल बदल की जो राजनीति है इसको आगे बढ़ा, इस प्रदेश में आगे बढ़ाना चाह रही है, या जो चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, नैतिकता की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, विचारधारा की बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये उसके विपरीत जो उन्होंने निर्णय ले रखा है इस प्रदेश में, और जिसके कारण आज उपचुनाव थोपा जा रहा है इस प्रदेश में, जनता उसका समर्थन करती है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये उपचुनाव में उनका समर्थन करती है। निश्चित रूप से ये चुनाव इस प्रदेश के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बद्रीनाथ का जो हम लोग मान के चलते हैं, हमारे बद्रीश महाराज जी, वो जब देवता महाराज हमारे, जब वो निर्णय लेंगे इस प्रदेश के लिए, वहां की जनता, हम देवतुल्य जनता जो है, वो सोच समझ के निर्णय लेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वहां की जनता को निश्चित करना है कि वो राष्ट्रीय पार्टियों का जो दल बदल की जो नीतियां हैं उसके साथ जाना चाहते हैं या क्षेत्रीय दल के साथ जाना चाहते हैं, जो हमेशा जब से इस प्रदेश से बना है और जब तक ये आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, लगातार स्थानीय मुद्दों को हम उठाते रहे हैं। इन सारे मुद्दों का निर्णय बद्रीनाथ की जनता को करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले 10 जुलाई को जब मत पड़ेंगे तो ये वहां की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो इस प्रदेश में आने वाले भविष्य में किस तरह की राजनीति का समर्थन करते हैं और किस तरह की राजनीति को, और एक उदाहरण पेश करते हैं यहाँ की पूरे उत्तराखंड के लिए कि वो किस तरह की राजनीति इस प्रदेश में चाहते हैं। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, आपके पास आना चाहूंगी सर। सवाल यहाँ पर इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस में थे और उनकी पत्नी पर आरोप लगे थे, उन्हें 2 बार पद से बर्खास्त किया गया, तो दोनों ही, राजेंद्र भंडारी हो या रजनी भंडारी, दोनों ने कहा था कि द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है क्योंकि महेंद्र भट्ट को मेरे पति ने वहां से हराया था। अब वही महेंद्र भट्ट जो है मंच पर खड़े होकर राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोटों की अपील जनता से कर रहे हैं, वो बहुत सकारात्मक बातें कर रहे हैं। इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है जनता में, उनकी थॉट प्रोसेस में, उनके जो माइंडसेट होता है वोट करते समय उस पर? देखिए, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। अब उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ न जाने कब कपड़े बदलने से पहले लोग दल बदल देते हैं, स्थितियां भिन्न हैं। उत्तराखंड में तो ज्यादा ही है, इसलिए यहाँ स्थायी दोस्ती और स्थायी दुश्मनी का कोई मतलब नहीं होता है। बहरहाल जो अभी देखना है कि महेंद्र भट्ट सचमुच दिल से कह रहे हैं कि इनको चुनाव जिताओ, या वैसे क्योंकि पार्टी के प्रमुख तो है ही है, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, बाद में और चीज बताएंगे। लेकिन आपने एक और चीज
जब 2016 का शायद आपको याद है या नहीं है, 2 विधायक थे कांग्रेस के। उन्होंने कहा था कि हमको कांग्रेस छोड़ने के लिए जो 9 विधायकों के साथी इनको हमको ही बोला गया था जी कि हम 5 करोड़ रुपए देंगे और उसके बाद तुम क्या कहते हैं, तुम भी बगावत कर लो कांग्रेस से, हरीश रावत की सरकार के हाथों। उन 2 विधायकों सारे अखबारों में छपा था। उन 2 विधायक जिन्होंने कहा था, पब्लिकली कहा था, टेलीविजन पर कहा था, एक तो गणेश गोदयाल जी थे और एक राजेंद्र भंडारी थे, जिन्होंने कहा था कि हमको 5 करोड़ ऑफर हुए हैं जी। मतलब ये समझिए कि कोई ना कोई मजबूरी राजेंद्र भंडारी की होगी जो वो बीजेपी में गए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में भी मतलब दमदार नेता है राजेंद्र भंडारी। और उनका काम, क्योंकि हमारी कंस्टिट्यूंसी के यहाँ, मेरा भी उधर ही गाँव हमारा एक ही है, उनके काम भी बोलते हैं, पूरे चमोली जिले में उनके काम बोलते हैं। उसके बावजूद उन्होंने इतनी तोहमत ली, दल बदला, तो और वो भी अब महेंद्र भट्ट के अंडर में काम करना पड़ेगा, कब तक काम करेंगे? ये तो कई ऐसे उलझे हुए सवाल हैं कि कई बार अब इसका तो वक्त ही जवाब देगा, लेकिन फिलहाल देखना ये है कि ये महेंद्र भट्ट सचमुच उनके लिए तहे दिल से काम करते हैं। अगर किया तो उन्हें फिर उनको हराने वाला कोई कैसे हार जाएंगे? वैसे भी बाई इलेक्शन में रूलिंग पार्टी वाले हारते कहाँ हैं? केवल इसकी बात अब छोड़ दो, यहाँ की स्थितियां अलग हैं बिल्कुल, मंगलोर। अदरवाइज बाकी जगह अब तक का इतिहास बताता, कांग्रेस जब रूलिंग पार्टी रही हो तो बाई इलेक्शन उन्होंने जीते, तो बीजेपी रूलिंग पार्टी रही हो तो बाई इलेक्शन उन्होंने जीते। लेकिन मंगलोर में डिफरेंट हो सकता है इस समय, वो वाली बात है। लेकिन बद्रीनाथ में मुझे कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता है कि रूलिंग पार्टी हार जाए। लेकिन अगर भीतरघात होता है जैसी आशंका व्यक्त की जा रही, तभी खतरा है, वरना मैं नहीं समझता हूँ राजेंद्र भंडारी को। जी सत्यवीर जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे जय सिंह रावत जी ने कहा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आइडियोलॉजी की जहां तक बात आती है, हमने लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा था जितने भी नेता दल बदल कर रहे थे, जो उस पार्टी के आइडियोलॉजी के नहीं थे, बेस केडर में नहीं थे, ये कहा गया कि जो जिस आइडियोलॉजी का होता है वो अल्टीमेटली वही चला जाता है। तो वही चीज राजेंद्र भंडारी के साथ भी तो एप्लीकेबल हो सकती है कि वो ज्यादा टाइम तक आपके साथ ना रहें, क्योंकि बेस केडर उनका डिफरेंट है, आइडियोलॉजी फर्क है। दिव्या दर्शनी जी, मैं अभी करण मेहरा जी की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा, जो रजनी रावत वाला विषय बता रहे थे कि वो विधायक बन जाएंगे तो शायद वो उस पार्टी में चली जाए, तो उनके मुखाग्र बिंदु से तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां विजय हासिल कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वक्तव्य में कहा है। और यही वो क्या बोलते हैं कि इनके प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष नोटियाल जी, वो भी कह रहे हैं कि नैया पार लगाएंगे। तो वास्तविकता तो ये दिख रहा है कि मैदान तो पहले ही हार चुके हैं ये दोनों। और रही विचारधारा की पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम केवल भारत के अंदर केवल मात्र एक पार्टी ऐसी है जिसने अपनी विचारधाराओं से कभी भी समझौता नहीं किया। वो आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं था। आपने 2008 में भी देखा होगा, 2009 में जब ऐसे 8 लोगों को, जो जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे थे, अतीक अहमद से लेके वैसे 8 लोगों को मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए जेल से छोड़ा गया था। मगर सुचिता और पारदर्शिता और जो हमने भारत की जनता से जो कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर राजनीति करेंगे तो सैद्धांतिक रूप से जो भारत की जो मूल आत्मा है उसके आधार पर करेंगे। हमें कहीं भी किसी प्रकार की जनता के मन में हमने किसी भी प्रकार का ऐसा विषय कभी नहीं आने दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने समझौते से, अपने विचारों से समझौता किया। अगर राजेंद्र भंडारी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के आधार पर आ रहा है, वो अपने एजेंडे के आधार पर नहीं आ रहा है। ये स्पष्ट तौर पर पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है। वो यहां पर आएंगे जो पार्टी की जो गाइडलाइन होगी, पार्टी के जो विचार है, पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी के जो काम है, उसी आधार पर चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया है उसने हमारी, मुझे तो आज तक ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला दिव्या दर्शनी जी की किसी ने भी हमारी पार्टी में इस प्रकार से बगावत करी हो कि वो किसी दल से आया हो फिर उसने बगावत करी हो या किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करी हो जिससे पार्टी को नुकसान हुआ हो या पार्टी की विचारधारा। उन्हें पद मिल गए ना सर, उन्हें पद मिल गए। आज आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए, जितने भी कांग्रेस छोड़ के गए थे वो मंत्री बने हैं, वो लोग को अच्छे पद
सकते हैं? आप लोगों ने अपने बेस कैडर पर भी विश्वास नहीं किया टिकट देने के पूर्णतः समय पर? सत्यता, इसमें दिव्य दर्शनी जी पूर्णतः सत्यता नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों के नाम भी बताऊंगा। राजकुमार इनकी पार्टी से विधायक थे, 2022 में चुनाव होते 2022 में चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते। कौन सा उनको विधायकी का हमने विधायकी से हमने उनको नामित किया, कौन सा उनको हमने उसके बाद मंत्री बनाया। और उमेश काऊ यहाँ रायपुर विधानसभा में कौन सा हमने उनको इस प्रकार से किया। तमाम तरह के ऐसे विधायक जो अन्य दलों से, मैंने आपको स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर जितने भी लोग आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। वो पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम करते हैं, पार्टी की जो विचारधारा उसके आधार पर काम करते हैं। यहाँ मैंने आपको कहा, भारत की जनता को कि हमारी पार्टी पे कभी भी किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा कहा था या हमसे इस प्रकार का संकल्प लिया था कि उसके विरुद्ध गई हमारी पार्टी। और मैंने कहा भी कि जब बद्रीनाथ हो चाहे बेंगलोर हो, मैं जो उत्तराखंड में जो ट्रैक रहा है 2017 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है विजय का, उस ग्राफ में फिर से बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड निरंतर प्रगति कर रहा है क्षेत्र में, उसकी छाप को आपने 2024 के चुनाव में देख लिया। अगर किसी के मन में अभी भी शंका है, किसी के मन में अभी भी प्रश्न है, जीतेंगे वीरेंद्र भंडारी को लेकर आपका क्या ख्याल है? सामने वो जीत सकते हैं। वीरेंद्र भंडारी को लेकर आपका क्या ख्याल है? हाँ, मेरा कहना यह है कि वो पार्टी के उस पर चलेंगे, ऐसा कोई विषय अभी तक सामने तो नहीं आया। वीरेंद्र भंडारी सर, हाँ, राजेंद्र भंडारी के भाई जो हैं, अगर निर्दलीय वो लड़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कल आखिरी दिन है, कल आप फिर एक बार बहस करा लेना, चर्चा करा लेना। वो जिस प्रकार से वो है उसी प्रकार से रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए दम से प्रचार करेंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे। और अभी तो चुनाव, अभी विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पर भी हमारी 7000 से अधिक लीड। अभी देखना विधानसभा चुनाव में और दमदार भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी। परचम लहराएगा बद्री विशाल जी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का। जिस आधार पर मैंने कहा कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में जो काम किया है उसका नतीजा है कि हम लगातार इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे। उत्तराखंड उन तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया जो कभी हमसे आगे हुआ करते थे। आज हर क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि चाहे कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे आपकी रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे ग्रामीण रोड हो, नेशनल रोड हो, स्टेट रोड हो, या जो भी क्षेत्र में कनेक्टिविटी हो, भारतीय जनता पार्टी ने अव्वल नंबर पर उनको आगे पहुंचाया है। और यही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उत्तराखंडी 12 अरब से अधिक अटल आयुष्मान में खर्च कर चुका है इंद्रधनुष के माध्यम से। और यही नहीं, 270 से अधिक ऐसी जांचें हैं जो कि फ्री में बिल्कुल की जाती है, जो लेबोरेटरी की जांचें हैं। हमने हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। तो हमने जब सबका ध्यान रखा है तो उत्तराखंड की जनता भी जब चुनाव आती है तो भरपूर हमको आशीर्वाद देती है और भरपूर हमारा ध्यान रखती थोड़ा है। इतर है सर, पहाड़ों की तस्वीर थोड़ा इतर है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी भी बदहाल हैं कई जगहों पर, जहां मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाती। पानी आप लोग हर घर जल हर घर नल बोलते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। दिव्या दर्शनी जी, अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, 83 से अधिक अभी हमारे MBBS डॉक्टर बने। वो सारे के सारे कहाँ हैं? सब पहाड़ों में गए। क्योंकि हमारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे ही वो MBBS के लिए दाखिला करता है उसको पहली सर्विस अपनी 5 साल आपको पहाड़ों में देनी है। अगर वो 83 के लगभग अगर वो MBBS डॉक्टर पास आउट भी हुए, वो सारे के सारे पहाड़ों में गए। और हमारी 4 धाम की यात्रा चल रही है, वहां भी उन यात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, सैटेलाइट्स एम्स के लिए हमने किया है। हम हर तरीके से लोगों को सुविधा मिल सके, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं, जो 108 जो हमने एम्बुलेंस चलाई थी, कांग्रेस के समय पेट्रोल भी नहीं उन गाड़ियों में होता था, उनका चक्का जाम हो जाता था। आज हमें 7 वर्ष से अधिक सरकार चलते हो गई, एक बार उनकी हड़ताल आपको देखने को नहीं मिलेगी। पेट्रोल तो छोड़ दीजिए। हमने जब उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि आपकी जिस प्रकार से आप हमारा ध्यान रखते हैं, हम आपका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे निकल रहा है। आशीष नौटियाल जी, आपने कहा, जब हमने वीरेंद्र भंडारी के संबंध में सवाल पूछा तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कल का टाइम है, आप देख लीजिए, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इतने आश्वस्त आप लोग क्यों नहीं नजर आते? अगर आप दावा भी करते हैं तो रिजल्ट के समय पर वो दावे कहीं ना कहीं हवाई हो जाते हैं। देखें, ये तो राजनीतिक बेईमान लोग हैं। ये तो वीरेंद्र तो चलो इनकी पार्टी के हैं, तो दूसरी पार्टी का भी दावा करते हैं, उसको भी ले आएंगे, कहीं हमारे बुटोला जी को मत ले जा लेना। तो ये तो वो बेईमान लोग हैं, इनको कुछ भी बोल लो, इनका क्या जाता है। ये बेईमान लोग हैं। और बातें देखो क्या कर रहे हैं। बहुत काम कर दिया धामी जी ने, क्या कर दिया, कनेक्टिविटी कर दी, फिर रोजगार मिल गया, भयंकर रोजगार हो गया।
स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किस मुंह से आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? 12 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाने के लिए पैसा नहीं है दोनों हॉस्पिटल में। रोज पढ़ रहे होंगे अगर आप अखबार में कि अल्ट्रासाउंड करने वाला जो एक ही व्यक्ति था बेचारा, उसने भी नौकरी छोड़ दी, उन्हें इस्तीफा दे दिया, इतने प्रेशर में है। आप अल्ट्रासाउंड के लिए एक आदमी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं 12 अरब रुपए की। ये इतने बेईमान है, सारा पैसा खुद खा रहे हैं। जब देहरादून दून हॉस्पिटल जैसी जगह में परसों मैं पढ़ रहा था, जो महिलाओं का प्रसव हुआ है, उन बेचारों को इन्होंने जिस कमरे में रखा हुआ पंखा नहीं है, तड़प रहे हैं लोग। इन्हें शर्म नहीं आती? कैसे स्वास्थ्य का किस मुंह से आप बोल लेते हैं? आशीष नौटियाल जी, आप लोग इन लोगों को कॉन्फ्रंट तो कर लेते हैं, इनकी कमियां तो गिना देते हैं, लेकिन जनता को वो नजर क्यों नहीं आता? अगर इतने ही आप लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं तो वोटिंग के समय पर जनता कहाँ चली जाती है आप लोगों के लिए? जनता दिव्यदर्शिनी मैडम विकास के मुद्दे पर वोट नहीं दे रही है, जनता वोट दे रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम का नाम लेते कांप रहे हैं, अब नहीं बोल रहे ट्रेन चल गई, हम यात्रा कराएंगे। आपने एक बयान सुना होगा अमित शाह जी का कि सबको एक एक करके यात्रा कराऊंगा, अब नहीं कराएंगे। अब अमरनाथ कहीं और जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां छोड़ रहे हैं। तो ऐसे बेईमान लोग जो भगवान को बदल देते हैं, सोशल मीडिया में चला रहे हैं गद्दारों ने, जिन्होंने राम जो अयोध्या से हरा दिया वो गद्दार हो गए। अरे जब किसी घर तोड़ोगे तो क्या करेगा? आपने इतना उत्पीड़न कर दिया लोगों का और आप उन्हें गद्दार बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उसी जनता को। तो बड़ा इनके राज में जो है स्थिति बड़ी विकट है। और जनता ऐसे नहीं मैडम, आज हम अगर 51 सीट से 100 सीट पर आए हैं तो ऐसे ही नहीं आगे, जनता ने विश्वास जताया है। और 303 से अगर 240 पे आगे तो ऐसे ही नहीं आए, जनता ने विश्वास कम किया है, दिखता है साफ। आप ये खुश मत हो कि बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है 303 थी आपकी, 330 में 400 नारा था, आपकी बार 400 पार, और जनता ने आपको 240 पे रख दिया। और ऐसी बैसाखी के साथ रख दिया जो दिन रात इनका खाना सोना हराम कर देंगे। ये बात कर रहे हैं विचारधाराओं की, हमारे विचारधाराओं पे लोग आते हैं। आपने सुना होगा नीतीश कुमार जी के लिए अमित शाह ने कहा था बिहार में जाकर, नीतीश बाबू अगर आपको शक है तो हम आपको आने नहीं देंगे, अगर आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको दोबारा ले लेगी। आज नीतीश बाबू इनकी सबसे बड़ी बैसाखी बने हुए, जिनके चंद्रबाबू नायडू के लिए माननीय मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा था कि इन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपाया, आपने उस आदमी के बैसाखी में चल रहे हैं। आप तो बैसाखियों में चलने वाले लोग कहाँ है? अगर आप पे इतना वो था, आपको समझौता नहीं करना था तो आप विपक्ष में बैठ जाते। तो आप कहते हैं हम पे नहीं है, तो राष्ट्र की बहुमत नहीं है, पर आप उन बैसाखियों का सारा लेके चल रहे हैं जिनको कल तक गलियाते थे। उत्तराखंड की स्थिति बड़ी विकट। देखिए मैडम, उत्तराखंड का मैंने बताया दिव्यदर्शी मैडम, अभी तक जो चुनाव हो रहे थे वो धर्म की आड़ पे हो रहे थे, धर्म की चटनी चढ़ा रखी थी। हम नहीं रहेंगे तो आपके घरों में कब्जा हो जाएगा, मुसलमान आपके घर छीन लेंगे, यहाँ किस तरह की बातें कर रहे थे लोग। अब जनता ने देख लिया, जो ये बातें करने वाला आदमी अपनी सीट पे लड़खड़ाता हुआ नजर आया। माननीय मोदी जी अपनी सीट पे लड़खड़ा रहे थे, कभी 80,000 वोट से कम और कभी 20,000 से ऊपर, लड़खड़ाते लड़खड़ाते किस तरह जीते ये सबने देखा। आज समझ गए लोग, जो आदमी जो कहते हैं ना राम के नाम में जो दम है वो राम में नहीं कहता ना, एक राम का पत्थर में राम लिख के जो डाल रहे थे हनुमान जी और पत्थर तैर रहा था, तो पता लग गया मोदी जी की हवा हवाई थी, अब वो हवा निकल गई। अब मोदी के नाम पे चुनाव जीतेंगे नहीं और अपने नेता इनकी काबिलियत रखते नहीं, ये चुनाव अब नहीं जीतेंगे। आप देखिए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब कोई गिरता है तो नीचे ही गिरता है, जब कोई उठता है तो ऊपर ही उठता है। ये सृष्टि का नियम है और इन लोगों को अब गिरना है, उस जगह पे ये आ चुके हैं। ठीक है दीपक रावत जी, अभी तक जो सत्यवीर जी ने कहा और जो आशीष नौटियाल जी ने कहा, उनसे उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और अगर जो आशीष नौटियाल कह रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग भी कहीं विन विन पोजीशन में बद्रीनाथ में नजर आएंगे, क्योंकि जनता फिर समझ चुकी है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि उत्तराखंड की जनता को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो इस प्रदेश, छोटे से प्रदेश में जो दल बदल की जो गंदी राजनीति है, जो सिर्फ अपने कुछ उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका साथ देना चाहती है, या उन जो आपके मुद्दों को उठाता है या आपके मुद्दों के साथ खड़ा रहता है या आपके मुद्दों के साथ आंदोलन करता है, आप उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं या किसी और राष्ट्रीय दल के ऊपर जाना चाहते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि ये निर्णय बद्रीनाथ की जनता को लेना है। और आप विडंबना देखिए ना, अगर मैं सतवीर भाई साहब की बात को पूरा मान भी लूं, भाई जी की बात को, तो आप देखिए कि कितनी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये दम भर रही है कि हमसे बड़ा संगठन कोई नहीं है, हमसे बड़ा कार्यकर्ता कोई नहीं है, और आप देखिए कार्यकर्ताओं की फौज तो उन्होंने खड़ी कर दी, लेकिन नेताओं की फौज नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। इनके यहाँ लीडर नहीं है। आप देखिए दोनों ही उपचुनाव में इनका अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, अपना कार्यकर्ता नहीं है। एक इन्होंने कांग्रेस से लिया हुआ है और एक किसी और प्रदेश से उठा के ला रखे हैं। आप देखिए ना,
आप देखिए ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, ये ऐसा क्या कारण है, ये कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो पैदा कर रही है, लेकिन नेतृत्व क्षमता वाला कोई लीडर पैदा नहीं कर पा रही है। वरना ऐसा अभाव राष्ट्रीय पार्टी में हो बहुत कम मिलता है। लेकिन दीपक रावत जी, जिस मेंटालिटी को बदलने की आप बात कर रहे हैं कि जनता को समझना होगा, वो जनता कैसे समझेगी? क्योंकि इस प्रदेश में ये मिथक भी था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर था, तो लगाएंगे नहीं, बीजेपी ने अगर ये मिथक तोड़ा है तो उनकी बातों में इन्फ्लुएंस ज्यादा है। देखिए बिल्कुल, जिस इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस आपको क्या लगता है, इनके जो 47-48 विधायक वो विधायक जीत के आ रखे हैं, किस एक ऐसा विधायक बता दीजिए जिसने इस प्रदेश के लिए आंदोलन कर रखा हो? 24 वर्षों का इतिहास बता दीजिए, एक ऐसा इनका नेता बता दीजिए जिसने सड़कों में आके यहाँ के लोगों के लिए नेतृत्व कराओ। 24 साल का बता रहा हूं जब से इस प्रदेश में बना है, जितने इनके 47 विधायक जीत के आए, वो विधायक जो जीत के आए वो मोदी जी के नाम पे जीत के आते थे। ये तो वार्ड का भी अगर वो लड़ते हैं तो मोदी जी के नाम पे जीतते हैं। पर अब 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जो मिथ टूटा है मोदी जी के नाम का, अब मोदी जी के नाम का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि जिस तरीके से बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इनके जो कार्य इन्होंने करे हुए हैं, जिनका ये बखान करते हैं, उतने बड़े बड़े कार्य जो ये खुद बोलते रहते हैं 2024 के इलेक्शन, उसके बावजूद अगर बहुमत से ये आज अल्पमत में आए हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि इनकी गिरावट का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और इस गिरावट के दौर को अब ये समझना पड़ेगा, जो विपक्ष है, विपक्ष अगर बढ़ के आ रखा है, आप अगर 19 अप्रैल से पहले आप इस सवाल मुझसे पूछ रही होती तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लग रहा होता कि नहीं, वाकई में मोदी जी का एक मैजिक है जो अभी भी लगातार चल रहा है, और तमाम सारे चैनलों में यही चल रहा था। लेकिन वास्तविकता क्या हुई, जब 4 जून को रिजल्ट आए, पता चला कि नहीं, वास्तविकता बहुत परे है, जनता अब उस मिथ को तोड़ चुकी है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब इनका चुनाव जो है, आप ये बताइए, चुनाव जो है किसके चेहरे पर, किसके मुद्दे पर लड़ा जाएगा? ये दोनों उपचुनाव हैं। ये क्या अगर ये धामी जी के, तो धामी जी तो स्वयं हारे हुए हैं, दोबारा जीते, 2022 में तो हारे थे। अगर ये कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे, तो मोदी जी की गारंटी आप तो अब सुनेगी भी नहीं गारंटी। खैर अब तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले 50 साल तक गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से गारंटी शब्द का इस्तेमाल हुआ और जनता ने उस गारंटी शब्द का ही विश्वास नहीं किया, तो अब ये गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब ये कार्यकर्ताओं के ऊपर है, ये नेताओं के ऊपर है, ये जो कार्य करेगा जनता के ऊपर, जनता की बात को आगे ले जाएगा, जनता के मुद्दों के साथ जनता आगे बढ़ेगा, कल्याणकारी योजनाओं को आगे लाएगा, तो जनता उसके साथ आएगी और उसको आना पड़ेगा। तो ये निश्चित, ये जो निर्णय लेना है, ये तो बद्रीनाथ की जनता को और उत्तराखंड की जनता को लेना है कि वो किस तरह की राजनीति को इस प्रदेश में आगे बढ़ाना चाहते हैं या भविष्य में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, सत्यवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिव्य दर्शनी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का आचरण करती है कि क्या पता बटोले को ले जा ले। अरे कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने प्रत्याशी को भी नहीं बचा पा रही है, अपने प्रत्याशी पे भी भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा कल को। कम से कम इतना तो अपने प्रत्याशी करिए कि वो कल को चुनाव में जा सके। और एक बात बोली इन्होंने, क्या बोलते हैं, आशीष जी ने, अभी मात्र 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। एक समय तो ऐसा होता था कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस का हुआ करता था। केवल 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। अभी 2 दिन का चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव का जैसी रिजल्ट आता है, 2 राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा है। तो महंगाई की किस मुंह से बात करते? और जब हिमाचल में रिजल्ट आते हैं तो 7-7 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़े थे। अब पेट्रोल और डीजल जैसे ही बढ़ता है तो सारा का सारा इफेक्ट पड़ता है सब पे। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली हर चीज बढ़ेगी। पता लग गया आपको? जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, 50 रुपए का 100 रुपए कर दिया, पता लग गया आपको? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट नहीं, 50 3 रुपए बड़ा दर्द हो रहा है आपको। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अगर आप ये पेट्रोल डीजल के रेट की बात करोगे तो मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा आशीष जी। मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। कैसे किया? तो आप लेकिन एक बात बताइए, उत्तराखंड पे आ जाते हैं, यानी कि आप दोनों दलों को ये लगता है, आशीष सत्यवीर जी और आशीष जी, आप लोगों के आंकड़ों पे बात करता हूं, आज हम उत्तराखंड में उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही राजनीतिक दलों की टिप्पणियां हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है। एक मिनट रुक जाइए, पूरे भारत का मानचित्र, लेकिन मुझे आप लोगों की टिप्पणियों को सुनकर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जब बात आती है आप लोगों के पास थोड़ा सा कहने के लिए होता है, लेकिन उसके बाद आप सीधे राष्ट्र पे आ जाते हैं। यानी कि हमारा प्रदेश संपन्न है, हर हिसाब से हमारे प्रदेश में कुछ बात करने के लिए दर्शनी जी, मैंने हर बार बोला आपको। 1 मिनट, ठीक है, रुक जाइए, अभी बोल लीजिए। ठीक है। मैंने दिव्या दर्शनी जी, दोनों बार आपने मेरे से प्रश्न पूछे, मैंने उत्तराखंड
उत्तराखंड पे फोकस किया। जब मेरे मित्र आशीष जी ने ये बोला, पूरे भारत का मानचित्र दिखाने लग गए, 2024 के चुनाव के रिजल्ट बताने लग गए कि इनकी बैसाखियों वाली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो मान्यवर जी जब 2014 में चुनाव आए थे तब भी गठबंधन की सरकार थी, 2019 में भी गठबंधन की सरकार की। अगर आपको याद ना हो, अकाली दल का पहले भी मंत्री था और 19 में भी मंत्री था, उससे पहले हमारे गठबंधन के जो अन्य दल थे, चाहे वो यूपी से सपा हो या अन्य हो, उन सपा नहीं, क्षमा चाहूंगा, जो हमारे दूसरे अपना दल है उसके जो थे उनके भी हमने मंत्री पद दिया। हमने गठबंधन का धर्म कैसे निभाया जाता है, पूर्ण बहुमत में थे तब भी निभाया, जब हम पूर्ण बहुमत में खुद भारतीय जनता पार्टी ने आई तब भी उसको बखूबी निभा रहे हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न उठाना अपने आप में अन्य दलों को कमजोर करना है कि किस, और हमारे ऊपर करते हैं। पूरा विपक्ष का आंकड़ा उठा दीजिए, कांग्रेस का तो छोड़िए, कांग्रेस तो 99 पे ऑल आउट हो गई, 240 हमारे समतुल्य भी कोई नहीं है, और नहीं उसमें से भी एक सीट और कम हो गई, 98 पे आ गए। माने जो कांग्रेस पार्टी के कुल गौरव है उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से छलावे की राजनीति करते हैं, किस प्रकार जुमलों की राजनीति करते हैं, तो वो बात देख लिया। और एक मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा राम के नाम के साथ छल करते हैं, तो राम के नाम के साथ छल किसने किया है वो सबको पता है कि सोनिया गांधी ने किस प्रकार से एफिडेविट लिखा था, राम काल्पनिक है। और राम के पत्थर के नाम की बात करें कि जो वो राम का पत्थर लिख रहे थे तो वो पानी में तैर जाता था, उसी राम सेतु को भी किसने कहा था कि इसको तुड़वाते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी थी। हम, और मैं आपको बता दूं, अयोध्या नाम से कोई भी लोकसभा सीट नहीं है, हाँ अयोध्या नाम से विधानसभा सीट है, उस विधानसभा सीट में हम हारे। मगर इससे एक चीज हमको भारतीय जनता पार्टी ने जरूर सीखी है कि राम मंदिर को बनने में 500 वर्ष क्यों लगे, वो इस चुनाव से स्पष्ट रूप से हमको समझ में आया है। मगर भारतीय, मैंने आपको कहा था कि वरदान मांगूंगा नहीं, कि कुछ भी हो हार मानूंगा नहीं, उस प्रकार का हमारा परिश्रम है। हम अब एक दो उदाहरण के साथ, मध्य प्रदेश में हम जब इससे पहले चुनाव हुए थे, तो अभी तो हमारे एक तरफा हमको हम साफ कर दिया पूरा कांग्रेस को, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा। हम उस समय भी हमारे पर लगाया था कि हो गया, इनका बिस्तर बंद हो गया उस समय। और फिर हमको गुजरात में जो हमारी 99 सीट थी, इनका बिस्तर गुजरात से बंद हो गया। उसके बाद देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कमियां थी उस पर समीक्षा करी, और उसके बाद देख लीजिए पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, पूर्ण बहुमत से कई आगे निकल के आई है। तो जो हमारे ऊपर शंका करते हैं, तो 2029 का मैदान खुला होगा और उस समय हम पूर्ण बहुमत में आके आपको दिखाएंगे। और गठबंधन का जो धर्म निभाया जाता है, उस गठबंधन के धर्म को पूर्ण रूप से निभाएंगे। और उत्तराखंड की दृष्टि से मैं आपको बता दूं दिव्या दर्शनी जी, हमारे कार्यकर्ताओं में और उत्तराखंड की जनता में तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन 2 चुनाव में भी परचम रहने वाली है। हम अपने कामों के आधार पर जाएंगे। मैं तब से सुन रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक बार नहीं बताया इन्होंने, एक बार नहीं बताया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि किन मुद्दों के साथ जाएंगे ये चुनाव में। मैंने तो आपको बता दिया, शिक्षा बता दिया, युवाओं का रोजगार बचाने का ये काम किया मुद्दों के आधार पर जाएंगे चुनाव में। कहाँ रहते हो? असली स्थिति आप लोगों को जो है 10 जुलाई के बाद पता चल जाएगी, जब रिजल्ट 13 जुलाई को आएंगे। जयसिंह रावत जी, यहाँ पर आपने सभी की टिप्पणियां सुनी और खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस जो दावे ये कर रहे हैं, प्रत्याशी इनके चाहे कितने स्ट्रांग हो, पार्टी लेवल पे आपको क्या नजर आ रहा है कि किसके दावों में कितना दम है और जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, राजनीतिक दल सभी अपना अपने पक्ष में कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी आपने देखा होगा, सभी कह रहे थे उस हिसाब से तो 800-900 सीट होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में। वो तो करते हैं क्योंकि उससे एक टेम्पो भी बनता है। खासकर प्रवक्ताओं की मजबूरी ये होती है, उन्हें अपने पार्टी को डिफेंड करना होता है। वो पार्टी के वकील होते हैं, समझ सकते हैं, और उनका प्रोफेशनल इथिक्स भी है कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करे, वो वाली बात है। जबकि हकीकत कुछ और होती है। बहरहाल यहाँ पर देखिए ना, अब तक जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए, रूलिंग चाहे कांग्रेस रही हो या पहले बता चुका हूँ, रूलिंग पार्टी उपचुनाव में उत्तराखंड में कभी हारी नहीं। लेकिन इस समय थोड़ा डिफरेंट, खासकर मंगलौर सीट पे थोड़ा शक हमें हो रहा है। उसके भी कारण, अगर बीजेपी अगर उस पे हारी तो उसके लिए केवल बीजेपी जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो जिस तरह से एक पक्ष को बार बार कहते रहे, कभी यूसीसी के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर जिस करते रहे हैं, दूसरे पक्ष को मतलब एक कंसोलिडेट उसको अपने खिलाफ वोट को होने देते रहे। अगर वो हुआ तो इसलिए होगा। बद्रीनाथ में मैंने कहा, बद्रीनाथ में भी राजेंद्र भंडारी अपने आप में काफी हैं। ऊपर से बीजेपी का भी देखे ना, पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का लगभग 7,000 वोट से लीड ही किया है जी। और अगर कुछ होता, लेकिन राजनीति में अब ये कहें कि
2 और 2 4 होता, कभी कभी मिराकल भी हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि राजेंद्र भंडारी जीत ही जाएंगे, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। गारंटेड ना राजेंद्र भंडारी को लेना चाहिए ना बीजेपी को लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अब किसने सोचा था कि मोदी जी का यहाँ पर वाराणसी में 1-2 जो चक्र में तो पीछे कांग्रेस प्रत्याशी पीछे चले जाएंगे। कभी सोचा था किसी ने? कभी सोचा था इस समय उनको पिछले जो मार्जिन था 3,26,000 वोट का मार्जिन जो था वो घट गया, वो केवल 1,52,000 वोट से, उससे ज्यादा तो हमारे उत्तराखंड से जीते हैं काफी बीजेपी के कैंडिडेट। इससे ज्यादा ही तो जीते हैं। नैनीताल वाले ज्यादा जीते हैं, आपका उसका हरिद्वार से ज्यादा जीते हैं, पौड़ी से ज्यादा जीते हैं, टिहरी से ज्यादा जीते हैं। तो वो राजनीति में 1977 में किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी हार जाएंगी? तो ये भी हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ऊपरी तौर पर पहाड़ों में बीजेपी का असर आज भी कायम है, निश्चित रूप से, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें। लेकिन बीजेपी को मंगलौर में बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। फाइनल कमेंट आप ही से लूंगी सर, फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? जयसिंह रावत जी, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ रही हूँ और आप ही से शुरू करूंगी। हाँ, ये मैंने कहा है ना कि देखिए कुछ भी हो सकता है। हरिद्वार मंगलौर सीट पर इस वक्त कांग्रेस आपको भारी लगती है, और बद्रीनाथ सीट पर टक्कर होने के बावजूद बीजेपी का अच्छा असर है, क्योंकि पिछला अभी तो गया कितना चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें बीजेपी की अच्छी लीड है। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुआ तो भीतर घात से हो सकता है, जो बीजेपी के अंदर जो असंतोष है राजेंद्र भंडारी जी। ठीक है, दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि ये दोनों ही जो उपचुनाव है, मंगलौर का और बद्रीनाथ का, इसके जो निर्णय आएंगे 13 तारीख को, 13 जुलाई को, निश्चित रूप से एक नए निर्णय होंगे और बहुत ही रोचक होंगे, और यहाँ प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि वो काम के आधार पर वोट दे। वो ये देखे कौन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, और निश्चित अगर काम के आधार पर वोट आप लोग देंगे तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा, और ये दल बदल की राजनीति करने वाले और कराने वाले ये खत्म होंगे। बिल्कुल। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट। दिव्य दर्शनी जी, मैं आपके दर्शकों को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इन 2 चुनावों में जिस प्रकार से पिछले आप देख ही रहे हो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों में जीतती हुई आई है। इस चुनाव में तो किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं है। अभी 2024 के चुनाव के परिणाम भी आए हैं। हम केवल अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बताएंगे ये हमने काम किया है, आगे का हमारा ये रोड मैप है, उसी आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा छोटा कार्यकर्ता जो सबसे हम सभी तो सामान्य कार्यकर्ता है, सभी आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में जिस प्रकार के परिणाम उन्होंने दिए इन दोनों चुनाव में, चाहे आपका मंगलौर का हो चाहे बद्रीनाथ का हो, वहां पर बहुत ही अच्छी मार्जिन से हमको जिताएंगे। और उत्तराखंड में हमारा जो पूरा ध्यान इस समय बड़े आचार संहिता केवल अभी इधर है 2 जगहों पर, अन्य जगहों पर किस प्रकार से जितनी लंबी आचार संहिता चली है, उन आचार संहिता से हटके हमारा पूरा ध्यान है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से कामों को आगे बढ़ाया जाए। और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, और आपको इन परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखा है 2024 के भी, और इन जो 2 उपचुनाव है इनमें भी आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और जिनके मन में थोड़ी सी भी दुविधा शंका है कि अभी जीतेंगे उत्तराखंड में, वो फिर से शांत हो जाएंगे जब रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की विधानसभा उपचुनाव होने हैं मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट पर। बद्रीनाथ सीट इसलिए रोचक हो गई है क्योंकि यहां पर राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी जो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से। अब वो किसका साथ देती हैं, बीजेपी का या कांग्रेस का? वहीं वीरेंद्र भंडारी जो निर्दलीय, जो भाई कहे जाते हैं राजेंद्र भंडारी के, अब वो निर्दलीय लड़ते हैं या वो भी बीजेपी के ही पक्ष में समर्थन देते हुए नजर आएंगे? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब नामांकन का कल आखिरी दिन है और आगे वोटिंग में क्या होता है जनता तय करेगी। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।